हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे PIB न्यूज़ को, फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण और हिंदू में जो न्यूज़ है उसे हम कवर करेंगे। आकाशवाणी पर जो न्यूज़ है उसे हम कवर करेंगे। नेशनल इंटरनेशनल डेज जो भी चर्चा में उन्हें हम कवर करेंगे और ऑर्गेनाइजेशंस को हम कवर करेंगे। तो चलिए अपनी न्यूज़ वीडियो आज की शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि और भी लोग चैनल से जुड़ सकें और करंट अफेयर को डेली बेसिस पर अपडेट कर सकें या कवर कर सकें। ओके, चलिए फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 13 फरवरी को मनाया जाता है, ये सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी जी के सम्मान में बनाया जाता है। भारत की कोकिला सरोजनी नायडू की जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह यूपी की पहली महिला राज्यपाल भी बनी, जिन्हें तब संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला भी थी। भारतीय महिला, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इनके बारे में जितना बताया जाए वो कम है। इन्होंने कितना कुछ किया है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए, जितना किया है बहुत ज़्यादा किया है। बता पाना, इतने कम टाइम में बता पाना बहुत मुश्किल है। तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और वो सरोजनी नायडू जी के सम्मान में मनाया जाता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। रेडियो के महत्व को रेखांकित करने के उद्देश्य से 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को के सदस्य देशों ने पहली बार 2011 में इस दिन की घोषणा की थी। हालांकि बाद में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2012 में एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया गया। विश्व रेडियो दिवस 2022 की विषय वस्तु रेडियो एंड ट्रस्ट है। चलिए, तो थीम याद रखिए, थीम इंपॉर्टेंट है और याद रखिए 13 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद इस विशेष दिन की आयोजक है। 12 से 18 फरवरी 2022 तक राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी थीम है इसकी, सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी विषय वस्तु के तहत पूरे देश में उत्पादकता सप्ताह मनाएगी। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत 1958 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। तो कब हुआ था नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल स्थापित? 1958 में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। 29 मई से 4 जून 2022 तक मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 17वां आयोजित किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशंस फिल्म के लिए मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 17वां संस्करण 29 मई से 4 जून 2022 तक फिल्म डिवीज़न कॉम्प्लेक्स मुंबई में आयोजित किया जाएगा। 1 सितंबर 2019 से 31 दिसंबर 2021 के बीच पूरी की गई फिल्में इसमें प्रविष्टि के लिए पात्र हैं। महोत्सव की सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री को स्वर्ण शंख और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। दिसंबर 2024 तक सूरत को भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन मिल जाएगा। सूरत का अपना बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा और ये बुलेट ट्रेन रूट का पहला स्टेशन होगा, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसे दिसंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बुलेट ट्रेन स्टेशन मुंबई अहमदाबाद मार्ग पर बनने वाला पहला स्टेशन होगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है, इसलिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। सेबी ने किया है IPEF पर सलाहकार समिति में बदलाव। सेबी ने निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष, जिसे IPF बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड पर अपनी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। पैनल को निवेशक शिक्षा और सुरक्षा गतिविधियों की सिफारिश करना अनिवार्य है, जो सीधे बाजार नियामक द्वारा या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से की जा सकती है। 8 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता अब सेबी के पूर्णकालिक सदस्य जी महालिंगम जी करेंगे, ये याद रखिए आप। ओके, अगली न्यूज़ देखते हैं। तेलंगाना राज्य सरकार और ब्रिटिश काउंसिल के बीच समझौता हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना सरकार और ब्रिटिश सरकार ने 3 साल के MOU पर हस्ताक्षर किया है। वे विश्व स्तर पर उच्च शिक्षा का विस्तार करेंगे और गतिशीलता को बढ़ाएंगे और जानकारी व कौशल को साझा करेंगे।
रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर ऑफ हैदराबाद और ब्रिटिश काउंसिल के बीच यह समझौते पर सहमति बनी है। यह एरोस्पेस, रक्षा, जीवन विज्ञान और फार्मास्यूटिकल आदि के क्षेत्र में अनुसंधान की सुविधा प्रदान करेगा। इसलिए न्यूज़ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। मध्य प्रदेश में 3 जगहों के नाम बदलने पर केंद्र को मंजूरी मिल गई है। केंद्र ने मध्य प्रदेश में 3 जगहों के नाम बदलने को मंजूरी दे दी है, जिसमें होशंगाबाद का नाम अब नर्मदापुरम हो जाएगा, शिवपुरी का नाम कुंडेश्वर धाम और बाबई का नाम माखन नगर हो जाएगा। प्रसिद्ध पत्रकार और कवि माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर बाबई का नाम बदलकर माखन नगर रखा गया है। हाल में भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति भी किया गया था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टोस सार्थजेताकिस का निधन हो चुका है। ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए बस आप ये याद रखिए कि ग्रीस के राष्ट्रपति थे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अपने उत्पादों के वितरण के लिए LIC ने पॉलिसी बाजार के साथ समझौता किया है। जीवन बीमा निगम LIC ने अपने उत्पादों के वितरण के लिए बीमा एग्रीगेटर पॉलिसी बाजार के साथ करार किया या समझौता किया है। बीमा एग्रीगेटर के साथ LIC की यह पहली संधि है। दोनों ने उपभोक्ताओं को टर्म और निवेश उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करने के लिए समझौता किया है। पॉलिसी बाजार देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन बीमा बाजार है जो 51 बीमा कंपनियों के उत्पादों का वितरण करता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। मोटर बीमा की पेशकश के लिए कोटक जनरल इंश्योरेंस ने कार24 के साथ साझेदारी की है। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने कार24 फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये समझौता किया है। कार24 फाइनेंशियल सर्विसेज कार24 की सहायक कंपनी है और एक ऑनलाइन इस्तेमाल की गई गाड़ियों का बाजार है। साझेदारी के हिस्से के रूप में कार24 कोटक जनरल इंश्योरेंस के कॉरपोरेट एजेंट के रूप में अपने उपभोक्ताओं को मोटर बीमा सेवाओं का विस्तार करेगा जो उनके वाहनों को पूर्ण बीमा करेंगे। ठीक है, तो आप समझौता याद रखिए कि कार24 और कोटक महिंद्रा के बीच हुआ है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। 2028 को ओलंपिक के लिए स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग स्पोर्ट क्लाइंबिंग को प्रस्तावित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजलिस 2028 के ग्रीष्मकालीन खेलों के लिए मुख्य खेलों में सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग को शामिल करने को मंजूरी दे दी है। इससे पहले आपको पता होगा कि इन तीनों ही खेलों को टोक्यो ओलंपिक में अपना ओलंपिक पदार्पण किया था और 2024 में पेरिस के लिए अतिरिक्त सूची में भी इन्हें शामिल किया गया है। मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और आधुनिक पेंटाथलॉन को संभावित रूप से लॉस एंजलिस 28 प्रारंभिक खेल कार्यक्रमों में शामिल किया जा सकता है, अभी अनुमान है। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए लॉन्च किया गया है भारत का AI आधारित जॉब पोर्टल स्वराजबिलिटी नाम से। स्वराजबिलिटी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब पोर्टल तकनीकी अनुप्रयोग के साथ उनके अवसरों को व्यापक बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। मंच दिव्यांग लोगों जैसे दृश्य, श्रवण दोष और लोकोमोटिक विकारों से ग्रसित लोगों को रोजगार की तलाश में सहायता प्रदान करेगा। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये IIT हैदराबाद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घटक के लिए विशेषज्ञता प्रदान की है। इस परियोजना को कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया है। ठीक है, न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, IIT हैदराबाद ने डेवलप किया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। जम्मू कश्मीर, UP, MP, त्रिपुरा 2021 में पत्रकारों पर हमलों में शीर्ष पर है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जम्मू कश्मीर, UP और MP, त्रिपुरा, इनमें पत्रकारों पर बहुत हमले हुए हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे ऊपर हैं जहां 2021 में पत्रकार और मीडिया घरानों को निशाना बनाया गया था। यह राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में कहा गया था। देश भर में कम से कम 6 पत्रकार मारे गए, 108 हमले हुए और 13 मीडिया घराने या समाचार पत्रों को निशाना बनाया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। सुरंगा लकमल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। इन्होंने श्रीलंका के पूर्व टेस्ट कप्तान सुरंगा लकमल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये न्यूज़ इतनी ही है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने IIT के छात्रों से चोटी पर पहुंचने, गुणवत्ता और रोजगार सृजन के सभी प्रयासों का केंद्र बिंदु बनने का आग्रह किया है।
तो गोयल जी IIT कानपुर के छात्रों से कहा, संवाद कर रहे थे, उन्होंने कहा किसान, कारीगर और बुनकरों, छोटे खुदरा विक्रेताओं आदि के लिए अभिनव समाधान प्रदान करें, मतलब स्टार्टअप वाले काम करें, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को साकार करने में मदद करें। ठीक है, तो श्री गोयल जी ने छात्रों को डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे सिंगल विंडो, PM गति शक्ति, ONDC का अध्ययन करने और विचार देने को कहा है। जो भारत के दूर दराज के कोने कोनों में समृद्धि को ले जाने में तकनीक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है, ऐसा पीयूष गोयल जी ने कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने उस पूरी सोच को हमारी युवा आबादी को हमारी सबसे बड़ी ताकत बताकर बदल दिया है, गोयल जी ने कहा है। गोयल जी IIT कानपुर के नीति सम्मेलन 2022 को संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान ये बातें उन्होंने कही हैं। और योगदान क्या है कि युवा शक्ति स्टार्टअप्स को बढ़ावा दें, जिससे किसान, कारीगर और बुनकर, छोटे खुदरा विक्रेता लाभान्वित हो सके। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने अपना एपिडा, जिसे हम बोलते हैं, इसने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। एपिडा के माध्यम से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात 2000 से 2001 के $9 बिलियन से बढ़कर 2021 में $20 बिलियन तक पहुंच चुका है। एपिडा के माध्यम से केंद्र कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात चालू वित्त वर्ष में $23 बिलियन के लक्ष्य से अधिक होने की उम्मीद है। निर्यात उत्पादों की ट्रेसेबिलिटी में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जाएगा, ट्रेस किया जा सके, ताकि उनको पूर्वांचल क्षेत्र को कृषि निर्यात हब में रूपांतरित किया जाएगा, पूर्वोत्तर का जो हमारा क्षेत्र है, और केंद्र का स्थानीय रूप से प्राप्त भौगोलिक संकेतक मतलब GI टैग स्वदेशी, स्थानिक और कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने पर फोकस है, क्योंकि वो ऑथेंटिक होता है कि इसकी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है। ये भारत सरकार का व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में भारत सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की बृहद योजना को जारी रखने को मंजूरी दी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और कामकाज में सुधार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की पहल को मंजूरी मिल गई है। 21-22 से 25-26 की अवधि के लिए 26,275 करोड़ रुपए के केंद्रीय वित्तीय परिव्यय का अनुमोदन किया गया है। 25-26 मतलब 5 साल के लिए ये योजना रहेगी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज मानेसर में 500 बिस्तर वाले अस्पताल का शिलान्यास किया है। गुरुग्राम और पड़ोसी जिले महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूहू के लगभग 6 लाख श्रमिकों को इस अस्पताल से उपचार की सुविधा मिलेगी। किन्होंने किया है? केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने पूरे देश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के औषधालय और अस्पताल योग शिविर के आयोजित करेंगे, ये ऐसा भूपेंद्र जी ने कहा है। ESIC के डॉक्टरों के लिए सम्मान वेतन मान नीति अपनाई जाएगी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ में दिव्यांगजनों वरिष्ठ नागरिकों के सहायक सामग्री तथा सहायता उपकरण बांटने के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन कर रहा है, ये आपको पता होगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। तीसरी तिमाही के दौरान मॉयल के शुद्ध लाभ में 305% की वृद्धि हुई है और परिचालन राजस्व में 33% का इजाफा हुआ है। कंपनी ने उत्पादन में 16% की वृद्धि भी दर्ज की है। मैग्नीज और लिमिटेड को ही मॉयल कहा जाता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। प्रधानमंत्री जी ने महाराजा सूरजमल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। तो महाराजा सूरजमल जो कि एक जाट नेता थे, उनकी जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री महामहिम रैलो अमीलो ओडिंगा की बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री महामहिम रैला अमोलो ओडिंगा, जो इस समय भारत में निजी यात्रा पर है, उनके साथ भेंट की है। दोनों नेताओं के दशकों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। चलिए आज की ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। वीडियो को देखने के लिए, अंत तक देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।